बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से भी बीपी बढ़ने लगता है। आंवला खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लहसुन की एक कली खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। कि चुकंदर खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। So it can cause high blood pressure. वेजिटेबल्स बोल फुल ऑफ सैलड्स आप खाइए और आप नट्स खाइए अराउंड 20 ग्राम्स अ डे एंड यू शुड हैव मोर ऑफ लेग्यूम्स और ये बीन्स, वो लोग किडनी बीन्स की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं एंड यू शुड हैव अगर आपने नॉन वेजिटेरियन है देन यू शुड हैव लीन मीट्स, सो नॉट मटन्स और रेड मीट बट यू शुड ट्राई टू हैव फिश एंड चिकन. So that sort of a diet can reduce your blood pressure by around 10%. तो डे लाइफ में हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे होते हैं. हमारा खान पान ठीक नहीं है. अगर आप देखेंगे हम कॉमनली सब अर्बन इंडियंस में आजकल जो हमारी ऑर्डर करने की से ऑर्डर करना और प्रोसेस फूड खाना इतना बढ़ गया है कि वो एक मेजर कारण है हाई ब्लड प्रेशर का. पिंक रॉक सॉल्ट और ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसमें है कि हमें पिंक वाला खाना चाहिए. पिंक वाला खाएं तो मतलब दैट शुड बी अ पार्ट, एटलीस्ट एक पार्ट तो पिंक सॉल्ट होना चाहिए. हम अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ये कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन प्रोन है, जिनको हाइपरटेंशन है, हम कहते हैं कि फैमिली में अपना सबका सॉल्ट ही चेंज करो, किचन में सॉल्ट चेंज करो. एक नमक जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है और जो हिडन सॉल्ट्स हैं हमारे फूड में, वो कितना रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. एग्जाम्पल देता हूँ कि बेकरी में अगर आप बेकिंग सोडा जैसे डला होता है तो दैट्स लाइक अ सोडियम सॉल्ट, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट और सोडियम, सो दैट्स अ हिडन सॉल्ट. सो अगर आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं दैट ऑल्सो रिलेट्स टू हाई सोडियम कंटेंट और दैट विल पॉसिबली लीड टू हाइपरटेंशन, कैन कॉज हाइपरटेंशन. बहुत ज़्यादा सर दर्द होना और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या ये बीपी का साइन हो सकता है? सो हाई बीपी की वजह से हेडेक होना एक कॉमन सिम्टम है. उसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार हेडेक के लिए फिर आप यूज़ करते हैं पेन किलर्स. और कुछ पेन किलर्स, रादर मोस्ट पेन किलर्स से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है. आंखों के सामने अचानक से ब्लरी विजन या फ्लैशेस आना, क्या ये भी हाई बीपी का सिम्टम है? डेफिनेटली अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो आँख की नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें रप्चर भी हो सकता है, क्लॉट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं. नाक से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है बार बार, तो ये भी होता है? तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है. ये बहुत जिन लोगों की नाक की कुछ नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने से उस टाइम फट सकती हैं और उनको दे प्रेजेंट एज नोज ब्लीड्स. अगर बहुत ज़्यादा धड़कन तेज़ हो गई है तो ये भी एक सिम्टम होता है. तो हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है पैल्पिटेशंस की, धड़कन हो जाना की. जब आप चलते हैं तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर फील होता है तो वो आपको बताने के लिए थोड़ा तेज चलता है. अच्छा. कि स्लो डाउन. बीपी की दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी और इससे आपको एडिक्शन हो जाता है. इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई है भी और नहीं भी. अगर आपका बीपी हाई है और वो कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपको कंटिन्यूसली खानी पड़े. खराटे लेना तो मतलब बीपी का साइन है? अगर जिसको खराटे ज़्यादा आते हैं उनको अपना स्लीप स्टडी कराना चाहिए क्योंकि उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. जिम जाता है वो ऐसे क्या गलतियां करता है कि उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? जैसे हम कहते हैं जिम में जो डेथ्स होती हैं या हार्ट अटैक्स होते हैं, जिम जाते हैं वहाँ पर कुछ ज़ुम्बा क्लासेस चल रही हैं, कोई आपको कहते हैं कि नहीं हमारा 20 मिनट में हम आपका कैलोरीज बर्न कर देंगे और आप यूज्ड टू नहीं है. अगर ऐसा आप करते हैं तब डेफिनेटली अगर आप प्रोन हैं ब्लड प्रेशर को, उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, तब वो आज के टाइम पर इंडिया में बहुत से लोग ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन्हें सिम्टम्स पता ही नहीं होते. लंबे टाइम तक वो या तो सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं या उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो हाई बीपी से जूझ रहे हैं. एक रीसेंट केस स्टडी की माने तो इंडिया में 22 करोड़ लोग आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं और ये आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है. तो आज हाइपरटेंशन डे पर हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं, इसके क्या कारण हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल करें, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं. हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट. और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो है डॉक्टर गौरव मिनोचा, सीनियर डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज,
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और हम चाहते हैं कि हाइपरटेंशन डे पर लोगों में अवेयरनेस फैले कि ब्लड प्रेशर के बारे में जानना उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर कैसे सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो हम जैसे आम भाषा में बात करते डॉक्टर, अगर हमने किसी को भी देखा जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो हमारे दिमाग से या मुंह से एक ही बात निकलती है कि इतना गुस्सा कर रहा है, पक्का इसको बीपी हाई होगा या इसका बीपी बढ़ा रहा है अपना गुस्सा करके। इस बात में सच्चाई है, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका बीपी हाई रहता है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, नेचर डेफिनेटली मैटर करती है कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उस पर रिलेट करती है। लेकिन ब्लड प्रेशर एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है जिसे हम कहेंगे कि जैसे आपने कहा एक बहुत कॉमन इशू है जो कि 22 करोड़ इंडियंस को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 in 3 और 1 in 4, सो विच मीन्स कि इस ऑफिस में अगर 200 लोग काम करते हैं तो उसमें हो सकता है 60-70 को ब्लड प्रेशर हो। और स्पेशली अर्बन सिनेरियो में तो ये और ज़्यादा है। और इसको देखते हुए ये शायद बहुत अनडिटेक्टेड और अंडर डिटेक्टेड रादर प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो कुछ इरिटेशन हो सकती है। दे कैन फील, जिनकी ना सिंपैथेटिक ड्राइव थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इरिटेबल और गुस्सा फील कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर सवाल जो आपने पूछा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको गुस्सा आता है उन सबको हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, ऐसे मतलब आप तो हर दिन इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, कोई ऐसा पेशेंट आपको मिला जिसने आपका बीपी बढ़ा दिया हो? हाँ, मेरा बीपी तो रोज बढ़ता होगा लेकिन वो ज्यादातर ब्लड प्रेशर की या ओपीडी पेशेंट से नहीं बचता। हम तो जो बीपी बढ़ता है वो होता है सीरियस पेशेंट्स जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, वो जो ठीक नहीं हो रहे। उसमें जो रिलेटिव्स होते हैं वो ज्यादा बीपी बढ़ाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती है और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स में आजकल ट्रीटमेंट की मोडालिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि ट्रीट करना एक्चुअली इजी भी हो गया है और वो जल्दी रिलीफ भी हो जाता है, लेकिन सीरियसनेस इतनी होती है कि कई बार हम लोग सबको हेल्प नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन भी हमसे ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारा बीपी कभी बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, अच्छा ये चीज़ बताइए कि क्या डे टू डे लाइफ में हम ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे होते हैं? ब्लड प्रेशर ही डे टू डे लाइफ की गलतियों का कारण है। एक एक्चुअली मेन कारण उनका यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल ऐसा हो गया है कि ब्लड प्रेशर उसका साइड इफ़ेक्ट है। सो हमारा खान पान ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हम कॉमनली सब अर्बन इंडियंस में आजकल जो हमारी ऑर्डर करने की से ऑर्डर करना और प्रोसेस फूड खाना इतना बढ़ गया है कि वो एक मेजर कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। कहने को यंग लोगों में, मतलब हु आर प्रॉब्ली लेस देन 30 और 20, ब्लड प्रेशर का होना अनकॉमन होना चाहिए एज पर नॉर्मल एपिडेमियोलॉजी। असेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं इज समथिंग विच कम्स नेचुरली विद एज, और 35 के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना इज समथिंग नेचुरल, ऑल्दो इट इज स्टिल अ डिजीज बट इट इज नेचुरल एंड इट हैपन्स आफ्टर 35। बट हम ये देख रहे हैं आजकल की लेस देन 35 पे भी प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज वेरी हाई, विच इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो जैसे आपने कहा कि खाना पीना कंट्रीब्यूट करता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एवरीथिंग रिलेट्स टू हाई ब्लड प्रेशर। सो आई थिंक ओवरस्टेपिंग दैट क्वेश्चन, इसीलिए इन सब चीज़ों को ठीक करना बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की, आपने कहा खान पान कंट्रीब्यूट करता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारी चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें हम चाह करके भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, जैसे स्ट्रेस है। अगर हम काम करने जा रहे हैं, बॉस की गालियाँ खा रहे हैं, तो वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो क्या इन सब रीजंस के कारण स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे? सो डेफिनेटली स्ट्रेस हैज़ अ रोल टू प्ले। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, आपको पता है कि आप स्ट्रेस प्रोन हैं, तो अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें लाइफ में कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट तरीका है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। अगर आप स्लीप अपनी प्रॉपर कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ज़्यादा ना देखें, रात को जल्दी सो जाएं, तो इन सब कॉमन तरीक़ों से आप स्ट्रेस को जितना हो सके कम कर सकते हैं। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें, बॉस की गाली तो नहीं आप अवॉइड कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप एफिशिएंटली काम करें तो शायद अवॉइड कर सकते हैं और उससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन थोड़ा जैसे अच्छा सवाल है क्योंकि लोग इसको रिकग्नाइज नहीं करते। जैसे आपने ने कहा कि स्ट्रेस शायद ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर इसे आप तरीके हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फिर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल इससे या अवॉइड भी कर सकते हैं ब्लड प्रेशर का होना, अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है तो आगे चल करके वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा? होगा ही होगा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर रन करता है उनका बच्चों में ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन। हाँ, लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हमने कहा कि एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हैं। तो एनवायरमेंटल कॉजेज कैसे? मतलब ये लाइफस्टाइल इज एन एनवायरमेंटल कॉज कि आपका एक्सपोजर टू सॉल्ट इन द डाइट, एक्सपोजर टू स्ट्रेस एट वर्क या एयर पोल्यूशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है और आप एक्सपोज्ड हैं तो इन सब चीज़ों का एग्रीगेशन ब्लड प्रेशर की तरफ ले जा सकता है। और आपको फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आपका वेट ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सॉल्ट कम खाते हैं, आप फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, इन सब रीज़न से आप शायद ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो फैमिली रन है वो तो जैसे मैंने कहा था कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो शायद ये आप जल्दी अपने ऊपर ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। आपने डॉक्टर जैसे यहाँ पर सॉल्ट की बात की कि सॉल्ट ज्यादा लोग खाते हैं, लोगों के मन में रहता है कि ज्यादा नमक खाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नमक तो एक फैक्टर है ही, लेकिन कई चीजें लोग मिस कर देते हैं। अब जैसे वो प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, जंक फूड खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, इवन वो बाहर जाकर के जो ठेले वगैरह पर खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी रहती है। तो एक नमक जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है और जो हिडन सॉल्ट्स हैं हमारे फूड में, वो कितना रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियंस में कहा जाता है, रादर इंडियन डाइट में टिपिकली सॉल्ट इज 2 to 3 टाइम्स हाउ इट शुड बी। या अगर वेस्टर्न से हम कंपेयर करें तो हमारी नॉर्मल डाइट में ही जो डाइट में सॉल्ट है वो 2 से 3 गुना होता है। अब उसके ऊपर अगर आप एडेड सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा प्रोसेस फूड में सॉल्ट होता है, और मैं तो इसको कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि बेकरी में अगर आप बेकिंग सोडा जैसे डला होता है तो दैट्स लाइक अ सोडियम सॉल्ट, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट और सोडियम, सो दैट्स अ हिडन सॉल्ट। सो अगर आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं दैट ऑल्सो रिलेट्स टू हाई सोडियम कंटेंट और दैट विल पॉसिबली लीड टू हाइपरटेंशन, कैन कॉज हाइपरटेंशन। तो बेकरी के अलावा भी कुछ ऐसे हिडन सॉल्ट्स जैसी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं या गलती से उसको अपनी लाइफ में खाते रहते हैं? नहीं, आई थिंक उसमें ये जो प्रेजर्वेटिव्स हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली, तो जो भी पैक्ड चीज़ें हैं उसमें भी सॉल्ट्स होता है, चाहे वो सॉल्टी नहीं है, लेकिन उनको पैकिंग के लिए जो हम प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं दे आर सोडियम बेस्ड। सो जो पैक्ड चीज़ें हैं, सो जो प्रेजर्वेटिव बेस्ड हैं दे विल बी बेस्ड ऑन सोडियम, एंड सोडियम इज रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। इट्स नॉट जस्ट द सॉल्ट, इट इज सोडियम विच इज रिलेटेड। तो सोडियम को कहा गया है कि हम पोटेशियम से अगर रिप्लेस कर लेते हैं, सो हाई पोटेशियम डाइट देन विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बिकॉज वो सोडियम की जगह पोटेशियम जो है वो सोडियम को शरीर से निकाल देता है। सो इसीलिए जो पिंक सॉल्ट है विच इज़ अ पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, विच इज सपोज टू बी बेटर, कि आप नॉर्मल डाइट में अगर आप पिंक सॉल्ट यूज करते हैं तो एटलीस्ट दैट पार्ट ऑफ सोडियम, वो सोडियम को आप कम कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि हम ऑलरेडी अलग से तो खा ही रहे हैं। अलग से तो आप खा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट इज द वे। ये रॉक सॉल्ट का है, पिंक रॉक सॉल्ट, और ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसमें है कि हमें पिंक वाला खाना चाहिए? पिंक वाला खाएं तो मतलब दैट शुड बी अ पार्ट, एटलीस्ट एक पार्ट तो पिंक सॉल्ट होना चाहिए। पिंक सॉल्ट का सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए पिंक सॉल्ट अच्छा नहीं होता। सो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ये कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन प्रोन है, जिनको हाइपरटेंशन है, हम कहते हैं कि फैमिली में अपना सबका सॉल्ट ही चेंज करो, किचन में सॉल्ट चेंज करो, बट वी शुड बी अवेयर कि अगर किसी को किडनी का इशू है फैमिली में, उसके लिए पिंक सॉल्ट अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन सॉल्ट को लेकर के भी रिसेंट एक स्टडी आई थी कि लोग बहुत ज्यादा रिप्लेस कर रहे थे व्हाइट सॉल्ट को पिंक सॉल्ट से, लेकिन फिर लोगों में आयोडीन की कमी होने लगी। तो ऐसा हाँ, मतलब ऐसा है, लेकिन आजकल की डाइट में अगर आप डाइट ठीक रखें तो आयोडीन के सोर्सेज तो और भी होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि एक इजी तरीका है कि आपने आयोडीन को सॉल्ट में मिला दिया तो आप आयोडीन खा रहे हैं, बट आयोडीन सॉल्ट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स
ऑफ आयोडीन। आयोडीन तो आप बाकी सोर्सेज से भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बीपी कब हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल है और कब कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल नहीं है? क्या उसका मेजरमेंट होता है? सो ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर लास्ट बहुत डेकेड से जब हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसकी जो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है वो धीरे धीरे करके हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छा। आपने जो नॉर्मल सुना होगा, यहाँ बहुत सालों से ये चलता रहा है कि 140/90 एक नंबर है जिसको लोग लेके चलते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसमें 140 सिस्टोलिक अपर ब्लड प्रेशर और 90 डायस्टोलिक लोअर ब्लड प्रेशर। लेकिन जो स्टडीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा है नॉर्मल को हम एग्जैक्टली नॉर्मल तो 120/80 होता है। सो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एवरी 10 और 20 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेंट्स बाय 2 to 3 टाइम्स। सो इसलिए अब जो नॉर्मेलिटी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन भी कम कर ली गई है। तो अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। एनीथिंग अबव 120/80 इज सपोज टू बी एलिवेटेड। ओके। लेकिन डॉक्टर, यहाँ पर लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है 120/80 इज नॉर्मल, तो 110 पर भी वो वैसे रहते हैं एकदम, ठीक है 110 है हम तो नॉर्मल है, लेकिन वो तो बॉर्डर लाइन में ही कंसिडर किया जाता होगा। 110 विल बी नॉर्मल, बट 128 है, 126 है, अगर लोअर प्रेशर 84 है, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो इवन 130/80 को अब हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा। So, हमारा जो अब नया रिकमेंडेशंस हैं, इवन इंडियन रिकमेंडेशंस आल्सो से दैट हमारा गोल ऑफ ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर शुड बी टुवर्ड्स 120/80 और 130/80 मैक्सिमम। तो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर वाली चीज होती है फिर? हाँ, फिर बॉर्डर लाइन 120/80 से 130 तक बॉर्डर लाइन हो गया। बॉर्डर लाइन इससे ज्यादा अगर जा रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। ओके। और अगर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग जब भी, तो जो मशीन आती है बीपी की, तो उसमें हम लोग हाथ का करते हैं, तो कौन सा हाथ इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर? ऐसे दोनों हाथ कनेक्टेड हैं हार्ट से। सो और दोनों में ब्लड प्रेशर बराबर होना चाहिए। दोनों में गैप 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल गैप हो सकता है 10 मिलीमीटर तक, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी हाथ में आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो नॉर्मली हम उस ब्लड प्रेशर को आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, उसी हाथ को आप यूज़ करें। लेकिन हम लोग जब चेक कराने जाते हैं तो सिर्फ एक ही हाथ का चेकअप होता है हमारे। हाँ, नॉर्मली जब हम पहली बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज करते हैं तो हम चारों लिम्स का हमें करना चाहिए, अपर आर्म्स एंड इवन द लेग्स भी। हाँ, स्पेशली इन यंग हाइपरटेंशन। सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एक होता है जिसमें हार्ट से निकली हुई आयोटा में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर अपर लिम्स में बढ़ जाता है। अच्छा। सो इसलिए स्पेशली यंग पीपल या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोअर लिम्स का भी करते हैं। और कब हम कंसिडर करते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा हो गया? सो जैसे मैंने कहा, नॉर्मल इज 120/80, बट हाइपरटेंशन जिसको ट्रीट करना है दैट इज मोर देन 140/90। 140/90। सो 140/90 से अगर ऊपर है तो इसको डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि ट्रीट करें। उसमें भी हम एक चांस देते हैं पेशेंट्स को कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप चेंजेस करें लाइफस्टाइल में, उससे अगर ब्लड प्रेशर को हम ठीक कर सकते हैं। सो हम 3 महीने तक ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं, जहाँ पर हम लाइफस्टाइल चेंज करने से अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए तो हम ड्रग ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जैसे ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये उनमें बीपी के ही सिम्टम्स है या कुछ और है। सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा सर दर्द होना और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या ये बीपी का साइन हो सकता है? तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन इज सपोज टू बी अ साइलेंट किलर। अच्छा। So most of the patients will not have symptoms. Till when? Till they may not have symptoms even at 160/100. अगर किसी का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा है 140/90 और माइल्ड सिम्टम्स है, कभी हेडेक हो रहा है या कभी थकान हो रही है, ही कैन ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंड, उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर नहीं है, और धीरे धीरे जो बॉडी है एक्सेप्ट कर लेती है कि 140/90 160/100 वो नॉर्मल है। तो जिसे मैं कहता हूँ कि उसका सेंसर्स रीसेट हो गए हैं, राइट। सो ही डज नॉट, उसको पता ही नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है। बट हाँ, ब्लड प्रेशर हाई होने से हेडेक डेफिनेटली हो सकता है। कुछ पेशेंट्स डेफिनेटली आते हैं जिनका पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, सडनली बढ़ा। सो हाई बीपी की वजह से हेडेक होना एक कॉमन सिम्टम है। उसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार हेडेक के लिए फिर आप यूज़ करते हैं पेन किलर्स, और कुछ पेन किलर्स, रादर मोस्ट पेन किलर से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। सो
जो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो यू शुड बी केयरफुल, आप अपने डॉक्टर से पूछे कि आप कौन सा पेन किलर ले सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो पैरासीटामोल एक कॉमन सॉल्ट है जो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं, वो एक फिर भी सेफर, रिलेटिवली सेफर पेन किलर है जिसे आप हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि इतना हाई ब्लड प्रेशर शायद ना करे। ओके। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद थोड़ी सी भी बहुत ज्यादा सांस फूलने लग रही है, तो ये भी हाई बीपी का साइन हो सकता है। सो सिम्टम वाइज अगर हम सांस फूलने की बात करें तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट का मसल स्टिफ हो जाता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो सांस फुला सकता है। लेकिन अगर आपका सांस फूल रहा है तो हम उसे एज अ डॉक्टर नहीं देखते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, हम उसे देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण जो हम फिर सोचते हैं ये होता है कि ये चेस्ट से है या हार्ट से है। सो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इज़ अ रीज़न, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा सीरियस कॉज उस टाइम ये रहता है कि कोई हार्ट फेलियर ना हो कि उसका सांस फूल रहा है, एंजाइना ना हो, मतलब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस ना हो कि उसका सांस फूल रहा है। तो सांस फूलना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, जो कि एक फिर भी या कहें कि बिनाइन इशू है। लेकिन ज़्यादा सीरियस इश्यूज जो हैं वो हार्ट फेलियर और लंग कंडीशंस से हो सकता है। एस्मा में हार्ट सांस फूलेगा, आपके लंग्स में फ्लूइड आ जाएगा तो उससे सांस फूलेगा। सो जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी उस पर सांस फूलेगा। तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस। बिल्कुल, डेफिनेटली नॉट। चेस्ट में बहुत ज्यादा हेवीनेस और प्रेशर फील होना, ये भी सिम्टम है हाई बीपी का। सो चेस्ट में प्रेशर और सेंसेशन, चेस्ट पेन होना, ये एक हार्ट डिजीज का सिम्टम होता है। सो चलने पे अगर स्पेशली किसी को चेस्ट पेन होता है या भारीपन होता है, स्पेशली लोग अगर ऐसे हाथ रखें तो उसे हम मानते हैं कि एंजाइना है। एंजाइना मतलब हार्ट का पेन है। ब्लड प्रेशर एज सच, प्योरली ब्लड प्रेशर से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर से चेस्ट में सेंसेशन आती है चेस्ट पेन से, वो लेकिन एटिपिकल पेन्स हम कहते हैं, जो कि लोकलाइज होते हैं कि एक पॉइंट पे हुआ, दूसरे पॉइंट पे हुआ। बट अगर चलने में किसी को चेस्ट में भारीपन आता है, हैवीनेस होती है, स्पेशली हैवीनेस होती है, चाहे दर्द ना भी हो, और वो रुकने पे बेटर हो जाती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइना का सिम्टम होता है। उसमें इमीडिएटली आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए। ओके। आंखों के सामने अचानक से ब्लरी विजन या फ्लैशेस आना, क्या ये भी हाई बीपी का सिम्टम है? डेफिनेटली, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नॉर्मली सिम्टम हम आई से रिलेट करते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिससे ब्लड प्रेशर की वजह से जो आँख की नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें रप्चर भी हो सकता है, क्लॉट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो तो उसमें हाइपरटेंशन से अगर ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाता है तब ऐसा हो सकता है। बट दे आर लेटर सिम्टम, वेरी हाई प्रेशर अगर है तब इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है। फ्रीक्वेंट नोज ब्लड, नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा है बार बार, तो ये भी होता है? तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ये बहुत जिन लोगों की नाक की कुछ नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने से उस टाइम फट सकती हैं और उनको दे प्रेजेंट एज नोज ब्लीड्स। सो उनके लिए कुछ हद तक तो ये अच्छा है, एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि बीपी हाई है। तो ये एक रादर देन कि ब्रेन में खून निकले, नाक से खून निकल गया और आपको पता चल गया। लेकिन हाँ, अगर नाक से खून निकलता है तो जस्ट लोकल ट्रीटमेंट लेने से नहीं हमें रुकना चाहिए, हमें उसके बियॉन्ड अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर। बिल्कुल। यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो क्या ये भी होता है? यूरिन में ब्लड आना एक रेयर अनकॉमन सिम्टम है ब्लड प्रेशर का। आई डोंट थिंक इट इज वेरी कॉमन। किडनी अगर डैमेज हो जाती है तब कई बार यूरिन में ब्लड आ सकता है, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम। ओके। हार्ट रेट में इरेगुलरिटी, अगर बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो गई है तो ये भी एक सिम्टम होता है? तो हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका प्रेजेंटेशन, जैसे आपने पहले कहा, हेडेक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा प्रेजेंटेशन होता है पैल्पिटेशंस की, धड़कन हो जाना, कि जब आप चलते हैं तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर फील होता है तो वो आपको बताने के लिए थोड़ा तेज चलता है। अच्छा। कि स्लो डाउन। तो वो एक तरीका है आपको बताने के लिए कि आपको स्लो डाउन कर देना चाहिए। डेफिनेटली धड़कन बढ़ने के और कारण होते हैं, लेकिन धड़कन बढ़ना ब्लड प्रेशर का एक सिम्टम होता है। एक और सीरियस रीज़न जो उसका होता है कि कभी बार हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है, जिसे हम रिदम प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में हो जाती हैं। तो अगर धड़कन आपकी बढ़ी है और कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसमें रिदम प्रॉब्लम्स भी एक कॉमन उसका कॉज हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीच बीच में बढ़ती है, सडनली बढ़ जाती है, तो उस टाइम
अगर ईसीजी करके हम कर सकें तो हम रिदम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ओके। चेहरे पर, फेस पर, हाथ पर या पैरों में अचानक से वीकनेस या नमनेस फील होना, ये भी सिम्टम है? ये सिम्टम हो सकता है, थोड़ा सा अनकॉमन है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, मतलब ब्रेन की कोई नसों में इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। सो लेकिन हाँ, अगर ऐसा है, वीकनेस है, स्पेशली अगर एक साइड पे वीकनेस है, दोनों तरफ नहीं, अगर एक साइड पे वीकनेस है तो वो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है। तो वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन स्ट्रोक एक कॉमन सीरियस प्रॉब्लम है हाई बीपी की वजह से। सो जैसे कि हाई बीपी की वजह से जो कॉमन सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, एक हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है और किडनी फेलियर होता है। सो ब्रेन स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है जहां पर नमनेस हो जाना बॉडी की किसी भी एक साइड पे, क्योंकि ब्रेन की साइड पे, जिस साइड पे प्रॉब्लम होती है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको नमनेस फील होगी। सो बाजू, टांग में नमनेस हो, फेस पे नमनेस हो, एक साथ नमनेस हो या वीकनेस हो, स्पेशली एक साइड पे, वो बहुत एक सीरियस इशू होने का एक सिम्टम है, जिसके लिए उसमें हम ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हम स्ट्रोक के लिए परेशान होते हैं कि अगर उसको कोई क्लॉटिंग हो गई है ब्रेन में ब्लड प्रेशर की वजह से, फिर उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिससे हम उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आपने जैसे यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम्स की बात की, तो हाई ब्लड प्रेशर कब कंट्रोल नहीं में रह पाता है वो जाकर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर का कारण बनता है? कब नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम, कब वो चीजें हो जाती है या कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, इट्स अ साइलेंट किलर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सो ये तो एग्रीगेट इफेक्ट है कि जैसे जैसे बढ़ाएगा, जितना टाइम तक बढ़ा रहेगा, सो धीरे धीरे करके ये सब प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है और ये किसी भी ऑर्गन को हिट कर सकता है। सो अगर अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर आज बढ़ा हुआ है तो कल आपको स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर आप कुछ सालों तक ये बढ़ा रहे तब ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनलेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि अगर ये 180 120 एक लेवल है जिसके बियॉन्ड अगर ब्लड प्रेशर चला जाता है, उस टाइम इन ऑर्गन्स को ये एक्यूटली डैमेज कर सकता है, तुरंत डैमेज कर सकता है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे टाइम पर बढ़ता है ब्लड प्रेशर, लेकिन कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि अचानक से उनका बीपी शूट हो गया, फिर उनमें क्या कारण हो सकता है? उसमें ये रहता है कि उनको पता नहीं होता कि उनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। चेक सो आपका ब्लड प्रेशर 140/90 चल रहा है, आपको पता नहीं है, आप सब काम कर रहे हैं, एक दिन सडनली कोई एक्साइटेशन हुई, आप वाटर पार्क में चले गए, आपने बहुत सारे वहाँ पे राइड्स ले लिए और आप एक्साइट हो गए और आपने फिर स्मोक भी कर लिया और रात को अल्कोहल भी हो गई, उस रात को फिर आपकी रिदम प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको पता चला कि ये तो 180/20 है। सो वो कारण उसमें ये था कि आपका बेसलाइन हाई था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रेसिपिटेंट्स आ गए जिन्होंने एकदम से शूट कर दिया और आपको पता उस दिन चला। सो इसलिए, क्योंकि मैंने कहा कि एक साइलेंट किलर है और ये साइलेंट रहता है मोस्टली, सो इसे डिटेक्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। सो कुछ इसीलिए वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हाइपरटेंशन डे भी आजकल सेलिब्रेट हम करते हैं। सेलिब्रेट तो क्या, उसमें मतलब आइडिया ये रहता है कि अवेयर करें लोगों को। तो उसमें हमें ऐसे ऑफिसेज जैसे आपके ऑफिस में भी सबका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि आजकल यंग हाइपरटेंशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। सो और आई एम वेरी श्योर कि इस ऑफिस में भी अगर हम चेक करेंगे तो 20% लोगों को डेफिनेटली ब्लड प्रेशर हाई होगा। सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको पता होगा तो आप केयरफुल रहेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे, डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइज करेंगे और शायद उससे आप आगे प्रोग्रेशन से बच सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, जेंडर का भी रोल होता है क्या कि लड़कों में हाई बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लड़कियों में लो बीपी की प्रॉब्लम? हाँ, मतलब ब्लड प्रेशर जो है हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा मेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स हैव प्रोटेक्शन टिल मेनोपॉज, तो इसलिए एस्ट्रोजन्स की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रह सकता है फीमेल्स में, बट आफ्टर से 45 और 50 फिर वो बराबर हो जाता है। और उसके बाद जिनका रिस्क है फिर वो कॉमन हो जाता है। कुछ डेफिनेटली जहाँ पर जिनकी बहुत पॉजिटिव जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, वहाँ पर उनका अर्ली एज पे भी हो सकता है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, जो प्रेगनेंसी में होता है उसके बाद फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो कंटिन्यू रह जाता है। सो वो एक कॉमन इश्यूज है। आपने प्रेगनेंसी की बात की, तो क्या प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं?
प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशंस होती हैं जिसे हम प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया कहते हैं। सो सब प्रेगनेंसी में नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होना एक पॉसिबिलिटी है, जो एक बीमारी है जो सीरियस हो सकती है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो। और फिर ये बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि वो प्रेगनेंसी के बाद उस लेडी में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, तो उसे केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर उस टाइम पर कंट्रोल ना करे तो फिर वो आगे चल करके प्रॉब्लम पूरी लाइफ टाइम के लिए रह सकती है? हाँ, बिल्कुल। ओके डॉक्टर, जैसे बीपी की बात करते हम तो सीधे लोगों के दिमाग में दवाई आती है, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई से लोगों को ऐसा लगता है कि एडिक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा मिथ है कि बीपी की दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी और इससे आपको एडिक्शन हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई है भी और नहीं भी। सच्चाई ये है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें लॉन्ग टर्म खानी पड़ती है, और खानी चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर आपका बीपी हाई है और वो कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपको कंटिन्यूसली खानी पड़े। तो वो ज़रूरत है, वो ये नहीं है कि आपको उसकी कोई एडिक्शन हो जाएगी, वो आपकी ज़रूरत है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप डैमेज करेंगे अपने आप को। आप एक मेडिसिन जो अवेलेबल है, जो इतनी डेकेड्स की रिसर्च के बाद आई है और जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन आज बढ़ गया है, तो अगर आप 1940s और आज की बात करें तो आपका लाइफ स्पैन सडनली कुछ डेकेड्स बढ़ गया है। सो इतना सर्वाइवल जो बढ़ा है वो इसी वजह से बढ़ा है, तो आप उस एडवांटेज को क्यों जाने देंगे। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको डेफिनेटली बीपी की मेडिसिन खानी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली जैसे डायबिटीज़ है वैसे ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स किया जा सकता है अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस आप रिवर्स कर लें। सो हमारे पास बहुत यंग पेशेंट, स्पेशली तो यंग में ये एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है जहाँ पर हम बीपी की दवाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको जैसे मैंने कहा 35-40 के बाद एक असेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो एज रिलेटेड है, वो होता ही है। वो तो हो सकता है कि वो जेनेटिक है, वो उसको होना ही है। तो उस स्टेज के बाद शायद उनको कुछ एक लो डोज पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लेकिन उससे पहले अगर हो रहा है और वो एक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, तब वो नमक कम करके, वेट कम करके, एक्सरसाइज करके। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, जिन्होंने छोड़ी हैं, जो बहुत सालों तक छोड़ के रखते हैं। एक कॉमन सिचुएशन थी, हमारे साथ एक पेशेंट था अराउंड 35, सो ही वॉज इनटू स्टॉक मार्केट्स। तो कुछ लॉसेज हुए, अर्ली स्टेज थी उसकी लर्निंग की, स्मोकिंग था, अल्कोहल था, so he had a high pressure, came with not a very high pressure but came with chest pain। जैसे आपने कहा chest pain is a common symptom, but localized chest pain था, चलने पे सांस फूलती थी। और उसको मैंने ट्रीट किया, कुछ देर तक हमने उसको मेडिकेशन पे रखा, और वो बहुत, जैसे मैंने कहा, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड था। उसने वेट लॉस किया, स्मोकिंग छोड़ी, जिम ज्वाइन किया, और आई थिंक ही लॉस्ट अराउंड 10% ऑफ हिज बॉडी वेट। उसकी वजह से ही बिकेम नॉर्मोटेंसिव, और आज आई थिंक 5-7 साल हो गए हैं। ही स्टिल कम्स टू मी इंटरमिटेंटली, बट ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो इट कैन बी रिवर्स्ड। नाउ दिस सेम गाय मे नीड ट्रीटमेंट आफ्टर 10 years, बट उसने वो अपने 15 साल बिना दवाई के निकालेगा, और उसके बाद डेफिनेटली उसको लेनी चाहिए अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई से ज़्यादा रहता है, बिकॉज फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा हार्ट डिजीज से आगे जाके, अगर वो बीपी कंट्रोल रखता है। तो अगर आप नहीं कंट्रोल रखते हैं ब्लड प्रेशर, अगर आप 140-90 भी एक्सेप्ट करते हैं, और आपका एक पीयर है, आपका एक कोवर्कर है, आपका फ्रेंड है जिसका 130-80 रहता है, तो आज से 10 साल के बाद आपका उसके कंपैरिजन में हार्ट डिजीज होने का चांस 3 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। सो व्हाई विल यू वांट टू बी इन दैट बोट? एग्जैक्टली। आप अपने आप को बचाना चाहोगे। सो एक दवाई, एक गोली को लेके, जो कि आपको रोज अपना ब्रेकफास्ट करना है, उसके साथ एक छोटी सी गोली अगर आप ले लें, आप विटामिन्स भी आपको लेने चाहिए, क्योंकि हमारे डाइट में वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम ऑल विटामिन्स। सो एज अ यू कैन कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ अ सप्लीमेंट व्हिच योर बॉडी नीड्स टू रिलैक्स इटसेल्फ। बिल्कुल। तो डॉक्टर, कब ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि ब्लड प्रेशर में दवाइयों से भी काम नहीं बनता है? नहीं, ऐसा तो अनकॉमन है, बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जिसे हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें ये रहता है कि हमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, और कई पेशेंट्स में हमें 3 से 5 मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में। हाँ, और अब लकीली कॉम्बिनेशन मेडिसिन का प्रेवलेंस बढ़ गया है, तो हम एक ही टैबलेट में 2-3 मेडिसिन को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हाँ, डोजेज बढ़ानी पड़ती हैं।
आइडिया लेकिन फिर भी यही है कि एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल लोगों के साथ, सबके साथ एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम कम से कम डोज रखें। तो एक ज्यादा बड़ा दवाई नहीं कॉमन खानी। सवाल है मेरे पास, सर 5 ले रहे हैं 2.5 कर दें। अब ब्लड प्रेशर ठीक है तो उसको क्यों अपने आप को अनप्रोटेक्ट करना है? बिल्कुल। सो चाहे दवाई की डोज ज़्यादा हो, लेकिन आपको अगर ब्लड प्रेशर ठीक है यू शुड बी लुकिंग एट दैट नंबर। आपको अपने ब्लड प्रेशर नंबर को देखना चाहिए रादर देन मिलीग्राम्स को। हाँ। तो हम तो इंडिया में रादर हेल्थ केयर सर्विसेज कुछ रिलेशन में बात करें तो यूके या यूएसए मच बेटर हैं, क्योंकि हमारा एक्सेस बहुत इजी है। वहाँ पर अगर एनएचएस में हम हाइपरटेंशन की बात करें, वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में बीपी की मेडिसिन को कहा जाता है 6 महीने से 1 साल के लिए लिखा जाता है, और एक डोज पे, हाईएस्ट डोज पे लिखा जाता है। और क्योंकि उनको मालूम है कि हमें बीपी की को कंट्रोल करना, और हाई डोज पे अगर कम से कम रखें तो और बेटर है। सो यहाँ पर हम फिर भी उसको रेगुलेट करते हैं, और डॉक्टर का एक्सेस बेटर है। डॉक्टर, क्या टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन भी होते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन है जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जैसे हम कहते हैं, जो कि एज रिलेटेड है। फिर कुछ ब्लड प्रेशर होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कुछ कारण अलग होता है बॉडी में जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो एक तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसे हमने बात करी, और कुछ बॉडी में ट्यूमर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। पेट में ट्यूमर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। यंग लोगों में जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो एक कॉमन रीज़न उनमें होता है। कई बार बहुत सीरियस ट्यूमर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। किडनी की आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसे हमें देखना चाहिए, स्पेशली अगर यंगर हाइपरटेंशन है। और एक और कॉमन रीज़न है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे हम कहते हैं कि स्पेशली ओबीज लोगों में जब वो सोते हैं उनको स्नोरिंग बहुत होती है। खराटे। हाँ, खराटे बहुत आते हैं। वो खराटे एक साइन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो उनका ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है, और ब्रेन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। तो खराटे लेना मतलब बीपी का साइन है? अगर जिसको खराटे ज़्यादा आते हैं उनको अपना स्लीप स्टडी कराना चाहिए, क्योंकि उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो खराटों का पैटर्न भी क्या अलग अलग होता है? क्योंकि मैंने तो बहुत टाइप के खराटे सुने हैं। खराटों का पैटर्न ये रहेगा कि जिनमें खराटे बीच बीच में रुक जाते हैं, जिस टाइम रुकते हैं उस टाइम सांस रुक जाता है। तो उसमें स्नोरिंग जिसे हम कहें कि एक रिफ्लेक्शन है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, जब रेवर्बरेशंस होती हैं, अगर रास्ते में रुकावट है तभी आवाज़ आएगी, और अगर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है उस टाइम एयर फ्लो रुक जाता है, आपका ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है, और उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। ठीक है डॉक्टर, अभी हम लोगों ने जितनी चीज़ें डिस्कस की उसमें लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी ना हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि लाइफस्टाइल में हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो हमें ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ाती हैं। सबसे पहले बताइए कि जो इंसान डेली फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिम जाता है, वो ऐसी क्या गलतियां करता है कि उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? एक्सरसाइज बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है हाई ब्लड प्रेशर का। सो हमें सबको WHO की तरफ से ये एक इंस्ट्रक्शन है, अगर हम कहें कि 150 मिनट्स हर वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन ये मॉडरेट लेवल फिजिकल एक्टिविटी है। अब वो सबकी डेफिनेशन अलग है। अगर आप यूज्ड टू नहीं है किसी एक्टिविटी को और आप सडनली एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हम जिम की बात करें तो जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक तरीका है अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करने का, डिसिप्लिन करने का, और ये जो वेदर की प्रॉब्लम्स हैं उसको सर्कमवेंट करने का, कि हम गर्मी है, ठंड है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम कहीं जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिम सबको जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जाने की, और वहाँ पर जाकर आपको एक मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपके लिए ठीक है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल लेवल पे चलना, सिर्फ टहलना भी एक्सरसाइज इतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको इस स्पीड पे चलना चाहिए कि थोड़ी सी हार्ट बीट आपकी बढ़े और आप कंफर्टेबली चल सकें, और आपको आधा घंटा इस लेवल पे चलना चाहिए। आपकी हार्ट बीट सडनली अगर आप बढ़ाते हैं कि जिम जाते हैं, वहाँ पर कुछ ज़ुम्बा क्लासेस चल रही हैं, कोई आपको कहते हैं कि नहीं हमारा 20 मिनट में हम आपका कैलोरीज बर्न कर देंगे, और आप यूज्ड टू नहीं है, अगर ऐसा आप करते हैं तब डेफिनेटली अगर आप प्रोन हैं ब्लड प्रेशर को, उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, तब वो कार्डियक इवेंट्स को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है।
सो जो जिम हम जैसे हम कहते हैं जिम में जो डेथ्स होती हैं या हार्ट अटैक्स होते हैं, उसका कारण एक ये भी होता है कि आप ओवर एक्सर्ट करते हैं, आप अनड्यू फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जितनी So, आपकी बॉडी सपोर्ट भी नहीं बिल्कुल करती नहीं। है। तो जब भी आप जिम जाएं तो आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें। यू शुड वार्म अप फर्स्ट, वॉक एट अ नॉर्मल पेस, उसको थोड़ा सा बिल्डअप करें, फिर स्लो डाउन करें। वो एक आइडियल तरीका है। आपको अपना हार्ट रेट अगर मॉनिटर करना है तो अपना हार्ट रेट मॉनिटर करें। डिपेंडिंग ऑन द एज अगर हम कहें तो एक जो बॉल पार्क फिगर है वो कहा जाता है 220 माइनस एज। 220 माइनस एज, एज या सो दैट इज द अपर लिमिट। उसको थोड़ा सा समझाइए। सो अगर आपकी एज 30 की है तो 220 माइनस एज मतलब 190 से ऊपर आपका हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए। सो डेफिनेटली जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी लेवल ऑफ एक्सरसाइज जो एडवाइज है वो कम हो जाती है, बिकॉज आपको हम ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा हार्ट को आप ओवरवर्क करें। ओके, अच्छा, जो जिम में लोग जा करके प्रोटीन्स पाउडर या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं क्या? डेफिनेटली अब जो जिम में जो अब उसमें भी दो तरह की सप्लीमेंट्स हैं। सो नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स जो यंग लोग यूज़ करना चाहते हैं वो दे वांट क्विक रिजल्ट्स, तो Correct. इसीलिए वो सप्लीमेंट्स उनके लिए ऐसे बनाए गए हैं जिसमें स्टीरॉयड्स हैं, और स्टीरॉयड्स के साथ उसमें सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, और स्टीरॉयड्स और सोडियम जब कंबाइन हो जाता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। सो डेफिनेटली वो उनको हेल्प करते हैं क्योंकि मसल बिल्डिंग फास्टर हो जाती है, और सॉल्ट रिटेंशन वाटर रिटेंशन की वजह से वो एक बफ अप लुक आ जाती है, बट इट्स देन नॉट हेल्दी लॉन्ग टर्म में भी नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जो मैं तो कुछ पेशेंट्स को भी एडवाइस करता हूं कि वे प्रोटीन जैसे सिर्फ आइसोलेटेड वे प्रोटीन या प्योरीफाइड ऑफ वे प्रोटीन विच इज अनस्वीटेंड इज गुड, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सप्लीमेंट है जो कि हम अपनी डाइट में नॉर्मली इंक्लूड करते हैं एज इंडियंस कम खाते हैं। हम प्रोटीन्स कम खाते हैं बिकॉज हम मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस। सो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो आपको बैलेंस करना है कि आप किस तरह का सप्लीमेंट लेते हैं जो आपको हार्म ना करे। ओके, डॉक्टर, सोते हुए हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं? मतलब हम कम सोते हैं। कम सोते हैं, हाँ, तो एक तो ये है कि हमें वी शुड मस्ट हैव अ 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड हमें जल्दी टाइम पे सोना चाहिए। हमें अपना स्लीप साइकिल जो है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। और एज सच अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी एंड द लेंथ ऑफ स्लीप, वो ये नहीं मैटर करता कि आप किस पोस्चर में सोते हैं, अनलेस यू हैव अ स्लीप डिसऑर्डर। अब अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है और उसको ज़्यादा खराटे आते हैं जिसे हमने कहा, तो उसके लिए शायद पोस्चर इंपॉर्टेंट है कि उसे फ्लैट नहीं सोना चाहिए, उसे एक एंगल पे सोना चाहिए ताकि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जब वो सो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक और कोई स्लीप की वजह से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे लोग फोन चला करके बहुत ज्यादा सोते हैं, सुबह उठते ही फोन यूज करने लगते हैं, और सोते वक्त भी उनका दिमाग मतलब शांत नहीं रहता है। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप जब हम बात कर रहे हैं। सो वो अलग चीज है। डेफिनेटली यू शुड हैव अ क्वालिटी स्लीप। तो उसके लिए दैट्स मोर रिलेटेड टू स्ट्रेस कि आप यू नो स्ट्रेस लेते हैं उस फोन का, तो आपको यू शुड लीव सोशल मीडिया। ये तो कहा गया है कि यू शुड लीव सोशल मीडिया हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर यू इंटेंड टू स्लीप। ओके, लाइफस्टाइल में अगर बात करें तो डाइट में हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं? सो डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, और उसका रीजन भी, तो जैसे हमने कहा सॉल्ट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में। नमक ज़्यादा। तो अगर हम प्रोसेस फूड खाते हैं, सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एडेड सॉल्ट खाते हैं, वो अच्छा नहीं है। अगर हम उसके बदले में पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट्स खाते हैं तो बेटर है। डाइट में अगर पोटेशियम रिच फूड खाते हैं, दैट इज फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, हम हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, सैलड ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो पोटेशियम रिच डाइट है ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। नट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो अगर तो एक टाइप ऑफ डाइट है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, जो स्पेशली हाइपरटेंशन के लिए डिज़ाइन करी गई है। बहुत पुरानी ये कॉन्सेप्ट है, वेस्ट से आया है। सो दे टॉक अबाउट बेसिकली यूजिंग a diet which is less in salt and more in a potassium based diet। तो वो कहते हैं कि आप खाइए फ्रूट्स एटलीस्ट 2 to 3 फ्रूट्स अ डे, वेजिटेबल्स बोल फुल ऑफ सैलड्स आप खाइए, और आप नट्स खाइए अराउंड 20 grams a day, एंड यू शुड हैव मोर ऑफ लेग्यूम्स, और ये बीन्स, वो लोग किडनी बीन्स की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं, एंड यू शुड हैव अगर आपने नॉन वेजिटेरियन है देन यू शुड हैव लीन मीट्स, so not muttons or red meat, but you should try to have fish
and chicken. Chicken, okay. So that sort of a diet can reduce your blood pressure by around 10%. Important part of diet also is कि हम लोग खाते ही ज्यादा हैं, मतलब probably caloric intake is also important. तो अगर आपका body weight ज्यादा है तो definitely you need to reduce the amount of food also. So amount of food and the quality of food is very important. एक important इसमें टिप ये रहती है कि आप कोशिश करें कि ना खाएं जब तक आपको भूख नहीं लगती, और जब आप खाना शुरू करते हैं तो जब आपको भूख आपकी खत्म हो रही उससे पहले मतलब आप खाना खत्म करें, मतलब पूरा पेट ना भरें। लेकिन आपने जैसे डॉक्टर जो खाने की बात की, लोग उसे भी बिगाड़ देते हैं। अगर कॉमन सेंस में कहें, सैलेड खा रहे हैं उसमें भी ऊपर से नमक डाल देंगे, फ्रूट खा रहे तो उसको भी चाट की तरह बना करके नमक डाल के खा लेंगे। आपने नट्स की बात की, उसको फ्राई कर देंगे। आपने वेजिटेबल्स की बात की, उसको इतना कुक कर देंगे। इवन जो आपने फिश और चिकन की बात की तो उसको फ्राई करेंगे, फिर फुल ग्रेवी मसाले और नमक के साथ खाएंगे। तो ये तो गलतियां करते ही हैं लोग। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, शायद ये जस्ट आंसर द क्वेश्चन कि ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इसको खाने का फिर सही तरीका क्या होना चाहिए? ये आपको यू हैव टू डिजाइन इट फॉर योरसेल्फ। सो इसमें भी ये रहता है कि यू हैव टू समटाइम्स चेंज योर किचन हैबिट्स, यू हैव टू चेंज व्हाट इज अवेलेबल इन द किचन। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वी शुड स्टॉप स्टॉकिंग द किचन, कि हमारी किचन में स्नैक्स तो होने ही नहीं चाहिए। तो जब आपको भूख लगे तो आप रोस्टेड नट्स खाइए, आप मखाना खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं, जिससे पेट भर जाता है लेकिन इट इज नॉट अनहेल्दी। सो यू नीड टू बी माइंडफुल, अवेयर। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये खाना है, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको खानी ही चाहिए। उनको खत्म करने के बाद अगर जगह बचती है देन यू कैन ऐड। तो जो खानी चाहिए वो हमने कहा कि 2 से 3 फ्रूट्स खाइए, सैलेड का बोल खाइए, आप 20 ग्राम नट्स खाइए, आप कुछ प्रोटीन खाइए इन द फॉर्म ऑफ ईदर ये लीन मीट्स हों, या आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं। तो आप दही में डाल के उसका लस्सी बना के पीजिए, दैट विल बी उसमें आप कुछ फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल फिल यू अप। सो उससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप एक क्वालिटी डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड यू शुड कैरी फ्रूट्स टू प्लेसेस ऑफ वर्क रादर देन ऑर्डरिंग from apps and having burgers and pizzas. Exactly. डॉक्टर, स्मोकिंग और अल्कोहल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में? So smoking is a total no for anything. मतलब ब्लड प्रेशर के अलावा हार्ट डिजीज, कैंसर्स, so smoking is totally no. Even vaping is has been seen. illegal in India. हाँ, तो मतलब any sort of tobacco consumption oral है या smoke के फॉर्म में है या smokeless है, it is supposed to be very bad for the heart and blood pressure also. So अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर आप कम कर सकते हैं within 6 months to an year by again एक टैबलेट के बराबर है। So you can drop the tablet अगर आप स्मोक करते हैं। और अल्कोहल जो है, अल्कोहल के साथ ब्लड प्रेशर डेफिनेटली एक अमाउंट के ऊपर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए खराब है। अल्कोहल इज नॉट गुड, इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं सो देन इट इज स्टिल फाइन। सो अप टू 2 drinks इज बिलीव टू बी ओके, बट binge drinking more than 2 drinks can increase blood pressure and can cause heart problems and rhythm problems. तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसे हम हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, जो कि सैटरडे नाइट को ड्रिंक करने के बाद, जो कि यूके में बहुत पॉपुलर है सैटरडे नाइट ड्रिंकिंग, उसके बाद लोगों को रिदम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, जिसमें हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये स्पेशली वीकेंड्स पे वहाँ पर डिटेक्ट किया गया, इसलिए तो ये अल्कोहल रिलेटेड है। सो अल्कोहल कैन कॉज हार्ट अरिथमियाज एंड हाई ब्लड प्रेशर। ओके, आप डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते होंगे, किसी एक पेशेंट का केस जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उसको दूसरी बीमारियां और हो गई? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ज़्यादा जो रिलेट हम लोग आजकल आप लोग कर सकते हैं वो है कि यंग एज पे ब्लड प्रेशर होना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना। सो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यंग एज पे ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन मेरा एक पेशेंट है जो कि अराउंड 25 ईयर्स का है और वो हमारे पास आया सांस फूलने के साथ, और हमने जब देखा कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन साथ में ही ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसका हार्ट का मसल भी वीक हो गया था। उसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो उसकी हार्ट की पंपिंग जो कि नॉर्मली एक फिगर 50% है वो 20% था।
सो उसे हमें एडमिट करना पड़ा, वो आईसीयू में रहा, ओवरवेट था, स्मोक करता था, सो सारे ऑल द बैड रिस्क फैक्टर्स थे उसकी फैमिली में। फैमिली में क्या, उसकी अपनी हिस्ट्री थी और फैमिली हिस्ट्री भी थी। उसको आईसीयू से लकीली वी कुड गेट हिम आउट। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हार्ट फेलियर की हैं जिसे हमने यूज़ किया, जिससे उसका हार्ट हम बचा सके। बेटर इम्प्रूव कर पाए। और उसने फिर वेट लूज़ किया, हमने बात हमारी मानी उसने। और 5 साल के बाद अब उसको हमने रिसेंटली रिव्यू किया तो उसका हार्ट का फंक्शन भी अब नॉर्मल है, उसका वेट उसने कम करके नॉर्मल बॉडी वेट पे ले आया है, और उसका उस टाइम किडनी फेलियर भी हुआ था, वो भी हम इम्प्रूव कर गया है। सो ही इज स्टिल ऑन कुछ मेडिकेशन, वो अभी भी ले रहा है, लेकिन वी कुड सेव हिज लाइफ, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड था उसके लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल रिलेटेड था ब्लड प्रेशर से, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर हुआ। सो लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी अवेयर जैसे हम बात कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, और ये अर्ली एज पे भी पॉसिबल है। इसकी डिटेक्शन हमें अर्ली मॉनिटरिंग से करनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तब शायद और जल्दी से डिटेक्ट करना शुरू करना चाहिए। तो वेट बच्चों में भी कहा गया है कि रादर स्कूल स्टडी है जहां पर 7% बच्चों को, स्कूल के बच्चों में ब्लड प्रेशर हाई था। स्कूल के बच्चों में स्कूल लेवल पे भी अब मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर ओवरवेट है तो स्पेशली किसी के अगर रिस्क फैक्टर्स हैं वहां पर तो अपना ब्लड प्रेशर आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जैसे ईयरली हम तो ये मॉनिटर कहते हैं कि ये किसी एडल्ट को, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि दिल्ली या मेट्रोज में अनअवॉइडेबल हैं। अगर आप इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्ट्रेस प्रोन हैं, काम ऐसा है, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही सकता है। तो आपको अपना बीपी डेफिनेटली साल में एक बार चेक करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे हमने कहा इवन एलिवेटेड है, 120-80 से ऊपर है, 125-85 है, तब इसको और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए, मे बी एवरी 2 to 3 months। और डाइट्स में और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। और अगर ये नॉर्मल है, अगर आप बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको अपना हर साल मॉनिटरिंग करके करेक्ट करना चाहिए। 2-3 चीजें डॉक्टर यहाँ पर, जैसे आपने अपने पेशेंट की बात की, आपने बताया वो ओबीज था, वेट ज्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है क्या? हाँ, डेफिनेट। ब्लड प्रेशर उसका एक मेन कॉज इज हाई बॉडी वेट। तो ये जो लोग ओबीज हैं आज के टाइम पर बॉडी पॉजिटिविटी बोली जाती है, एक्सेप्ट योर बॉडी, आप पतले हो, मोटे हो, कैसे भी, फिर उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, ओबेसिटी डेफिनेटली इज अ रीजन, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। सो ओबेसिटी तो एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको अगर आप डील कर लेते हैं, अगर आप वेट लूज कर पाते हैं, तो आप बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो जो आजकल ये रेज है वेट लॉस की, कुछ ड्रग्स है वेट लॉस की जो अवेलेबल इंडिया में अब रिसेंटली हुई हैं, रादर वो अवेलेबल इसलिए लेट हुई यहाँ पर क्योंकि दुनिया भर में उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा थी। सो क्योंकि बाहर अब रियलाइज कर रहे हैं कि वेट, जो ओवर वेट या ओबेसिटी, वहाँ तो 40% की ऑलमोस्ट प्रेवलेंस है यूएस में, हमारे यहाँ भी बहुत है, उसकी वजह से लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत हैं। तो अगर हम वेट करेक्ट कर लेते हैं, वी कैन अपने आप को बाकी चीज़ों से बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ वायरल हो जाती है और बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी बैठे हुए हैं जो हर चीज़ में ज्ञान बांटते रहते हैं। कुछ ऐसे हमने वीडियोस खोजे, देखे, जिसमें लोग बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप ये सारे नुस्खे अपनाइए, आप बताइएगा सही है कि नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं कि रोज सुबह उठ करके लहसुन की एक कली खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, सच है या नहीं? उससे ये माना जाता है डेफिनेटली जो भी ये नेचुरल चीज़ें हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, और पार्टली उन केमिकल्स को कई बार दवा के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। सो जो लहसुन है, इससे कुछ इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो वेजोडायलेटरी होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर पे इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली लहसुन खाने से कुछ पेशेंट्स में ब्लड थिनिंग हो सकती है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड तरीका है, किसी एज अ ड्रग आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी होने का चांसेस भी हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे कुछ कंडीशंस आती हैं कि पेशेंट्स लहसुन भी खाते हैं और साथ में ब्लड थिनर भी खा रहे होते हैं। अच्छा, और ज़्यादा ही खून पतला खून ज़्यादा पतला हो जाता है। सो उसे अवॉइड करना चाहिए। एज ए डाइटरी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं,
बट उसे एज अ ड्रग ना यूज करें। कि ठीक अगर है। ब्लड प्रेशर हाई है तो बीपी की दवाई लेना बेटर है रादर देन लहसुन खाना। ओके। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से भी बीपी बढ़ने लगता है? डेफिनेटली अगर आप जैसे मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो Bad. मॉडरेशन में सब ठीक है, लेकिन बियॉन्ड 1 और 2 कप से जो कैफीन है उसमें भी कुछ लोगों को सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो कई लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कई लोग टॉलरेट कर लेते हैं, सो इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। ओके। आंवला खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है? सो आंवला जो है उसमें इट्स वेरी डेंस इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। उस रूट से यस इट कैन कीप यू हेल्दी, बट सो अगर आप जनरल ये नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप अगर हेल्दी रहें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर का, या आपको बीपी है तो आप आंवला खाना शुरू आंवला करें। जरूर खाएं, बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड लास्ट है बीटरूट को भी बोलते हैं कि चुकंदर खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सो बीटरूट ऑल्सो हैज मेनी बेनिफिट्स। ओके। So beetroot is a very good again antioxidant and a vasodilator, तो वो अपनी आर्टरीज के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो उसे एज अ सैलड फॉर्म आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, यस डेफिनेटली, बट नॉट एज अ ट्रीटमेंट अगेन फॉर ब्लड प्रेशर। ओके। तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हमने पॉडकास्ट के मतलब इस सेशन में ब्लड प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। आखिर में हम आपसे यही चाहते हैं कि आप टॉप 5 ऐसी चीज़ें बताइए हमारी ऑडियंस को कि अगर वो चाहते हैं आगे चलकर उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो तो वो क्या करना बंद कर दें अभी से। सो आई थिंक उसको मैं बंद करना भी कहूँगा और कुछ मॉनिटर करना भी कहूँगा। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो है स्मोकिंग। क्विट, नो स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैर ना करना जो है वो इंडिया में माना गया है कि एक रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का। ये एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि हम सैर नहीं करते हैं, हम फल कम खाते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं, सैलड्स कम खाते हैं। तो अगर हम ना खाना इसे जो हम करते हैं उसे बंद कर दें, तो मतलब खाना शुरू कर लें, तो शायद ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहेगा। हम मॉनिटरिंग नहीं करते हैं ब्लड प्रेशर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर अगर करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। और उसके अलावा अपने नंबर्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स, अपना वेट कंट्रोल में रखते हैं, और अगर अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखते हैं, तो आप ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिकॉज अगर आपका वजन भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, वेट भी आपका बीपी भी ज़्यादा है, और साथ में एक शुगर लेवल्स भी उससे रिलेट होते हैं, ये 4 नंबर्स अगर ज़्यादा हैं तो ये चारों मिलके फिर हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं। सो अपने नंबर्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब आप करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन डे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई। आई होप इस सेशन के ज़रिए लोग अवेयर होंगे, जानेंगे कि बीपी कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, और आपने जो चीज़ें बताई अगर लाइफस्टाइल में वो हम अपनाने लगेंगे तो हो सकता है कि हमें कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो ही ना। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट लाते रहेंगे। इसके अलावा इस सेशन से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर से उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।